सीबीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में होम साइंस से गृह विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूरा आज इस वीडियो में कवर कर देंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करा रखे हैं, आप उसे जरूर देख लें। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत सरकार की समेकित बालक विकास सेवा क्या है, संक्षेप में लिखिए। इसके बाद जो है भारत में सहायक और विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या कारण है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा रेस्टोरेंट या रेस्तरां रसोई घर का अर्थ क्या होता है, इनकी जो कार्य प्रणाली होती है इनके बारे में समझाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कार्य आजीविका तथा जीविका में उद्यमिता में क्या क्या है ये, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित पदों को समझाइए। जैसे खाद्य विज्ञान क्या होता है, खाद्य संसाधन क्या होता है, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होती है, खाद्य विनिर्माण क्या होता है, खाद्य का खराब होना, इससे आप क्या समझते हैं। इन सब के बारे में जो है आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने, मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है, ICDS क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले पूरा नाम लिखेंगे, समेकित बाल विकास सेवा। इसको बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। ये तो पूरा नाम हो गया। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। पहला पॉइंट क्या है, ये समेकित बाल विकास सेवा भारत सरकार की योजना है, ना कि जो है राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजना है, जिससे 1975 में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुधारने के लिए किया गया है। तो ये जो है बाल विकास सेवा, जो समेकित बाल विकास सेवा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताओं का पोषण और स्वास्थ्य जो है शिक्षा सुधारने के जो उद्देश्य है, इसके लिए जो है इनका इस योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। ये तो बात होगी थोड़ा सा इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए मुख्य उद्देश्य में पहला है यहाँ पे बाल पोषण सुधार। बाल पोषण सुधार का मतलब है कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। तो 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको संतुलित आहार देने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हेडिंग बना के इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए। दूसरा उद्देश्य ये है, स्वास्थ्य देखभाल का मतलब ये है टीकाकरण समय से हो, ठीक है, स्वास्थ्य जांच अच्छे से हो और चिकित्सीय सहायता उनको समय समय पर मिलता रहे, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके कारण जो है इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मतलब कई सारे फायदे यहाँ से आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, चौथा पॉइंट है महिलाओं को सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्तिकरण का मतलब कि जैसे गर्भवती महिला है या फिर धात्री महिलाओं को उचित पोषण या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इन सब के उद्देश्य के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं। इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, घटक का मतलब कौन कौन से इसके पार्ट हैं, तत्व हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, इसके माध्यम से जो है बाल जो है जो बच्चे होते हैं उनको जो है सहायता प्रदान की जाती है, उनको आंगनबाड़ी में शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। पूरक पोषण कार्यक्रम ये भी चलाया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे से संतुलित आहार मिल सके। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है टीकाकरण समय से हो सके, उनकी स्वास्थ्य की जांच भी हो सके समय से। मातृ एवं शिशु की देखभाल करने का उद्देश्य जो है बनाया गया था।
इसके बारे में थोड़ा-सा निष्कर्ष ले देंगे कि आईसीडीएस योजना गरीब और कमज़ोर वर्गों के बच्चों तथा महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने की मदद करती है। सरकार इसे प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर बदलाव भी करती रहती है। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष ले सकते हैं, क्वेश्चन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में सहायक एवं वशिष्ठ सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं? इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखेंगे, भारत में सहायक और वशिष्ठ सेवाओं के पीछे जो कई सारे कारण हैं। पहला कारण है बुनियादी ढांचों की कमी। बुनियादी ढांचों की कमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है अस्पताल, स्कूल, परिवहन, अन्य सेवाओं की उचित विकास नहीं हुआ है। ये कारण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारत सहायक एवं वशिष्ठ सेवा जो संसाधन मिलते हैं, उस संसाधनों को आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अस्पताल बहुत कम देखने को मिलते हैं, अच्छे स्कूल बहुत कम देखने को मिलते हैं, परिवहन की सुविधा बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि धीरे धीरे शुरुआत इसकी बहुत तेज से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हमें कमी देखने को मिलती है। लोग शहर में क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे परिवहन की सुविधाएं मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। इसी इसी कारण लोग गाँव से शहर में जाते हैं ना, तो सुविधा वहाँ पे मिल जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक है, तो ये बुनियादी ढांचे हैं। बुनियादी ढांचों का मतलब एक जो हमारी मेन आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप लोग, वित्तीय संसाधनों की कमी। वित्तीय संसाधनों की कमी का मतलब है कि सरकार के पास सीमित बजट होता है, जिससे इन सेवाओं पर खर्च सीमित होता है। निजी क्षेत्र में केवल लाभ और क्षेत्रों में निवेश कर जो है इसके लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वित्तीय संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। सरकार के पास जो धन आता है, यानी जो बजट होता है, वो उसका जो है बजट कम होता है, यानी सीमित होता है। और जो निजी क्षेत्र होते हैं केवल लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। प्राइवेट में अगर मान लीजिए कोई परेशान हो गया और प्राइवेट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, सरकारी सेक्टर में पैसा थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ पे जो वित्तीय संसाधन इसकी कमी देखने को मिलती है। तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए, कुशल मानव संसाधनों की कमी। कुशल मानव संसाधनों की कमी का मतलब है कि विशेषज्ञ डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रशिक्षित तकनीशियनों की संख्या कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। भारत में प्रतिभा पलायन बड़ी जो है समस्या है। प्रतिभा पलायन का मतलब है कि जो है, जो अच्छे टैलेंट लोग हैं ना, वो भारत में दिखने बहुत कम मिलते हैं। जो टैलेंट हो जाते हैं वो विदेश में चले जाते हैं। तो ये सभी जो है इनकी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक मांग। जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक मांग का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई संसाधन की मांग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो संसाधनों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जितने हमारे पास संसाधन है उसकी कई गुना जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मांग अधिक होने के कारण जो सेवाएं होती हैं सभी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप ले सकते हैं और फिर इसके बाद छोटा सा यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे कि सरकार को बुनियादी सुविधाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इन सेवाओं को गुणवत्ता में बेहतर किया जा सके। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए क्वेश्चन कि रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट और रसोई घर में क्या अंतर होता है और इसकी जो कार्य प्रणाली होती है इसके बारे में आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेस्तरां या रेस्टोरेंट के बारे में समझते हैं। आप अपनी लाइफ में एक दो बार, कई बार ऐसे सिचुएशन आया होगा जिस टाइम पे आप अपने दोस्तों के साथ में, सहेलियों के साथ में रेस्टोरेंट जरूर गए होंगे। तो आपको पता होगा रेस्टोरेंट वह स्थान है जहां ग्राहक भोजन खरीदते हैं और खाते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? तो मुख्य कार्य प्रणाली की बात की तो सबसे पहला देखिए, ऑर्डर लेना। जब आप जाओगे रेस्टोरेंट में तो वहां पे जो भी वेटर वगैरह होंगे वो ऑर्डर लेते हैं कि मैडम क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ग्राहक भोजन का आदेश लेता है। पहला पॉइंट, जो रेस्टोरेंट होता है वो भोजन का क्या करता है, उसका आदेश लेता है कि भाई आपको क्या चाहिए। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट, भोजन तैयार करना। रसोई घर में जो है ऑर्डर करके अनुसार खाना बनाना, यानी रेस्टोरेंट में भी रसोई घर होता है, जो आप ऑर्डर देंगे वो बनकर चाउमीन वाउमीन जो भैया आप ऑर्डर देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवा सर्विस।
अगर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे वेटर के माध्यम से भोजन ग्राहक तक पहुँचता है, ठीक है। आप जो ऑर्डर करेंगे वो आप पहले किचन में, मतलब कि जो रसोई घर होगा वहाँ किचन में बनेगा, फिर इसके बाद जो है आप तक पहुँचेगा, ठीक है। भुगतान, इसके बाद भुगतान होता है, जो भी पेमेंट होगा पेमेंट करेंगे, ग्राहक से भोजन के बदले भुगतान लेना होता है, और ये सब प्रक्रिया रेस्टोरेंट में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसके काम है वो हो गया। अब बात करते हैं रसोई घर के, किचन के बारे में। तो रसोई घर वह स्थान होता है जहां भोजन तैयार किया जाता है। देखिए, रसोई घर आपके घर में भी होता है, रसोई घर रेस्टोरेंट में, होटल में भी होता है। इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे इसमें, सामग्री की तैयारी, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उस सामग्री की तैयारी आप कर लीजिए। भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री आपका चयन कर लीजिए, आपके पास होना चाहिए वो सामग्री जो आप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, खाना पकाना, सामग्री तैयार हो गया, अब खाना पकाना यानी खाना बनाना शुरू करेंगे। निर्धारित विधि से आप भोजन बनाएंगे, जो भी आप प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे मान लो पनीर बनानी है तो पनीर बनाने के लिए हमारे पास पनीर आ चुका है, और फिर इसके बाद अब पनीर बनाना शुरू करनी है, ठीक है। तो जो विधि है उस विधि से बनाना शुरू करेंगे तो भोजन पकाना इस पर हो जाएगा। नेक्स्ट, परोसना, तैयार भोजन को सही तरीके से प्लेट में सजा कर रखना, उन्हें परोसना। परोसना भी एक कला होता है। आप मेहमान के पास जो है लेकर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक थाली में आप सारा चीज एक ही में निकाल देंगे, दाल भी, चावल भी, सब्जी भी, रोटी भी, ऐसा नहीं होगा। आप अलग अलग कटोरी में उसको निकाल के अलग अलग लेकर जाएंगे, तो परोसना भी एक कला होती है, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है स्वच्छता और सफाई। सफाई और रख रखाव की बात करें तो स्वच्छता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और किचन में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साफ सफाई बनी रहे, ठीक है। निष्कर्ष में आप ले सकते हैं कि रेस्टोरेंट रसोई घर मिलाकर एक सुव्यवस्थित प्रणाली होते हैं, जहां भोजन की गुणवत्ता, सेवा और ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जो एक रेस्टोरेंट होता है उस रेस्टोरेंट में एक किचन भी होता है, और किचन घर में भी होता है, ठीक है। तो दोनों का उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कार्य और आजीविका तथा जीविका में उद्यमिता का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम कार्य को देखेंगे कि कार्य क्या होता है, व्हाट इज वर्क, ठीक है। देखिए, कोई भी गतिविधियां कोई भी गतिविधियां जिससे किसी उद्देश्य से किया जाए उसे कार्य कहते हैं। ये भुगतान या बिना भुगतान के हो सकता है। जैसे देखिए, कार्य दो प्रकार का होता है, अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो जो आप अपने घर पे काम करते हैं, साफ सफाई, जो भी काम करना होता है अपने घर में, क्या पैसा लेते हैं अपने घर वालों से? नहीं। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह पे काम करते हैं तो उसका आपको पैसा मिलता है, तो भुगतान के बिना भुगतान के काम होता है, और उस काम का कोई न कोई उद्देश्य होता है, तभी इंसान काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे इसका, आजीविका। आजीविका के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका होता है, जिसमें खेती, व्यापार, नौकरी, ये सब आते हैं। आजीविका का मतलब ये होता है कि अपने जीवन यापन के लिए जो काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आप उसमें खेती भी कर सकते हैं, उसमें व्यापार भी आता है, उसमें नौकरी भी आती है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ये सब दोनों आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीविका है। जीविका के बारे में बात करें तो ये न्यूनतम साधन होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी जीवन यापन करता है, भोजन, पानी, घर, ठीक है। जिसे कहते हैं जीवन जीने के लिए क्या चाहिए हमें, भोजन, पानी, घर चाहिए। सिंपल भाषा में कहा जाए, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो आजीविका और जीविका में दो लाइन का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे आजीविका और जीविका में दो लाइन का फर्क है। पहला, जो आजीविका होता है इसमें इंसान अपने पूरी की पूरी जो जीवन होती है उसमें अपनी जरूरतों को पूरा करता है, और जरूरतें में सबसे बड़ी बात होती है उसमें आर्थिक, यानी धन कमाना, पैसा कमाना। जो जीविका होता है उसमें सिर्फ जीवन जीने के लिए, मतलब कि उसमें पैसे की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर इंसान को भोजन पानी मिलता रहे और घर रहने के लिए रहे तो उससे कोई जरूरत नहीं है इंसान को काम करने की या कोई अन्य चीजें आप नौकरी करने की। तो कहने का मतलब कि जीविका और आजीविका में बस आप इतना समझ जाइए कि जो आजीविका होता है उसमें इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करता है, जो भी उसकी ख्वाहिशें होती हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, हर इंसान चाहता है मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छे बैंक बैलेंस हो, अच्छे अच्छे फैमिली हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आजीविका में सारा चीज आता है और जीविका में सिर्फ जीवन यापन करना है, ठीक है। किसी प्रकार से भैया जीवन बीत जाए, बस काम खत्म, ठीक है। आगे देखिए, उद्यमिता क्या होती है।
एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें उद्यमिता, तो यहाँ पे देखिए उद्यमिता का अर्थ है स्वयं का व्यवसाय शुरू करना और उसे विकसित करना। देखिए उद्यमिता में लाभ और हानि का दोनों जोखिम होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई ब्यूटिशियन का दुकान खोलते हो तो उसमें लाभ भी है और हानि भी है। अगर चल गया बहुत बढ़िया है, नहीं चलेगा तो घाटा होगा। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में, ठीक है। आगे देखिए इसके महत्व के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला पॉइंट है रोजगार के अवसर, ठीक है। रोजगार के अवसर, उद्यमिता नए व्यवसाय का निर्माण करके रोजगार बढ़ाती है। नहीं उद्यमिता, अगर आप बिजनेस करते हो, आपका दुकान बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, तो आपको फिर दुकान में किसी और की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार को बढ़ाती है उद्यमिता, पहला पॉइंट। दूसरा, आर्थिक विकास, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। ऐसे न जाने कितने प्राइवेट सेक्टर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को थाम रखे हैं, ठीक है। नवाचार, नवाचार का मतलब क्या होता है, नवाचार का मतलब होता है कि नए विचारों और उत्पादों को बाजार में लाने की मदद करती है। उद्यमिता में क्या होता है कि नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं और उसके आधार पे मार्केट में नई नई वस्तु जो है आपको देखने को मिलती है। वहीं बात करें चौथा पॉइंट, स्वतंत्रता आजादी, व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और अपने शर्तों पर काम करता है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हो, अपना खुद का दुकान खोले हो, तो आपका कोई ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, आजाद है। जब इच्छा करेगी तब दुकान खोलेंगे, जब इच्छा करेगी तब बंद करेंगे, उसमें किसी का दबाव नहीं है। निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि उद्यमिता कार्य आजीविका जीविका का एक नया दृष्टिकोण देती है, यानी एक नई दिशा देती है और समाज में समृद्धि लाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित जो पद है यहाँ पे इनकी व्याख्या करनी है, उदाहरण सहित भी आपको अच्छे से बताएंगे ताकि आप उसे समझ पाएं। तो देखिए पहले है खाद्य विज्ञान, फूड साइंस क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फूड साइंस, खाद्य विज्ञान भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण, पोषण, सुरक्षा से संबंधित वैज्ञानिक को अध्ययन है। कहने का मतलब है कि जो खाद्य भोजन है उसका उत्पादन, प्रसंस्करण मतलब कि उत्पादन किस प्रकार से करना है, इस बार अगर उत्पादन नहीं हुआ तो अगली बार उत्पादन कैसे करना है, उसमें बदलाव क्या करना है। प्रसंस्करण का मतलब हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि एक उत्पादन के बाद दूसरा उत्पादन उससे बेहतर करना है, ठीक है। मतलब एक बार आप किसी चीज को पढ़े हैं, जब दोबारा पढ़ेंगे तो उससे कुछ बेहतर जानकारी मिलेगी, वही प्रसंस्करण है, ठीक है। पोषण यानी जो आप उपयोग करते हैं, सुरक्षा से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ठीक है। आगे यह सुनिश्चित करता है कि भोजन स्वास्थ्य, स्वादिष्ट और सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक विज्ञान में यहाँ पे ये माना गया है कि खाद्य विज्ञान यानी जो भी आप जो वस्तु या फिर जो पोषण जो भी आपके पास सामग्री है वो मतलब कि आप स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, स्वादिष्ट होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उदाहरण के तौर पे बात करें जैसे दूध की पाश्चुरीकृत करना, ताकि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया ना रहे, ठीक है। इस प्रकार से यानी दूध को गर्म करके जब पी लेते हैं तो उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है उसमें खत्म हो जाती है। आगे देखिए खाद्य संसाधन, फूड रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, खाद्य संसाधन में प्राकृतिक और कृत्रिम साधन होते हैं जिनका उपयोग भोजन उत्पादन में किया जाता है। कहने का मतलब कि प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। यानी प्राकृतिक का मतलब जैसे फल वगैरह हो गया, प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम का मतलब जो इंसान बनाएगा, रोटी है, चावल है, दाल है, ये बनाते हैं तो कृत्रिम साधन हो जाएगा, ठीक है। जिनका उपयोग भोजन उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक खाद में गेहूं, चावल, मछली, दूध आ जाएगा और कृत्रिम में उर्वरक, जैविक खाद, सिंचाई प्रणाली ये इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। यानी गेहूं चावल भी इंसान का जो है उसे बनाते हैं, लेकिन उत्पादन प्रकृति के द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी में उन तकनीकी का अध्ययन किया जाता है जो भोजन को संरक्षित, स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जा सकता है। किस टेक्निक से जो है उसको स्वादिष्ट बनाया जाए, जैसे आप खाना बना रहे हो तो क्या उसमें मिलाया जाए, किस टेक्निक से उसको जो है बनाया जाए कि वो स्वादिष्ट बने और अच्छा सा बने, ताकि जो है आपका नाम हो कि यहाँ किसी ने बनाया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो फलों का जो डिब्बा बंद करके लंबे समय तो सुरक्षित रखना ये देखा जाता है। डीप फ्रीजिंग तकनीकी माध्यम से जो मछली होती है मांस को खराब होने से बचाना, ये सब यानी फ्रिज वगैरह काम किए जाते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, जिसमें फ्रिज में रख देते हैं सामान खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य विनिर्माण।
खाद्य विनिर्माण का मतलब ये है कि खाद्य विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे पदार्थ को तैयार करने और खाद्य उत्पादों में बदला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दूध से जो है चीज़ या दही बनाना, यानी जो दूध है, अगर दूध से दही बना दिया जाए तो इस प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। यानी किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल देना विनिर्माण कहलाता है। जैसे दूध से बना दही, ठीक है, गेहूं से बना आटा या ब्रेड बनाना, ये विनिर्माण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी है, अगर मिट्टी से जो है अगर मिट्टी से ईंट बना दिया जाए तो ईंट क्या है, ये विनिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे खाद्य का खराब होना, यानी जो खाद्य का खराब होना, उसके खराब होने के पीछे रीजन क्या है। तो इसमें लिखेंगे खाद्य का खराब होना वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, अन्य पोषक मूल्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे खाने योग्य नहीं रहता, यानी खराब हो जाता है। अपनी भाषा में जो कहते हैं कि यह बासी हो चुका है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, अधिक समय तक खुले रखने पर दूध जिससे फट जाता है, गर्मियों में सब्जी का जल्दी सड़ जाना, ठीक है, तले हुए खाद्य पदार्थों में जो है बासी गंध आ जाना, ये सब जो है देखने को मिलता है। निष्कर्ष में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी भोजन को स्वास्थ्य और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं, जबकि खाद्य खराब को रोकने के लिए उचित सुरक्षा तकनीकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में इसे आप बना के लिख देंगे, तब भी दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश करें कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, कुछ ना कुछ बनाकर लिख कर आएंगे। अगर आप छोड़ कर आएंगे तो ध्यान रखिएगा कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ लिख कर आएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इसीलिए कॉपी को सादा छोड़ेंगे नहीं, आप कुछ ना कुछ बनाकर लिख कर आएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ छोड़ कर मतलब कि क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका उतना नंबर कट जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन करके आना है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।